समाहारस्साम्नां प्रतिपदवृचां धाम यजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरी विततिर्बोधजलधेः कथा दर्पक्षुभ्यत्कलिकथककोलाहलभवं हरत्वन्तरध्वान्तं हयवदन हेषा हलहलः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। संस्कृत दिवस समारोह के अंतर्गत समायोजित इस संस्कृत दिवस सप्ताह के इस अत्यंत उपयोगी एवं प्रासंगिक समारोह में सभी सुधी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रति अनेक आभार प्रदर्शित करता हूं, जिन्होंने जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय तथा संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से जुड़ करके एक इतने सुंदर कार्यक्रम की परिकल्पना ही नहीं की है, बल्कि उसे साकार स्वरूप प्रदान किया है, जिससे यह संस्कृत सप्ताह समारोह आयोजित हो रहा है। और निश्चित रूप से इस समारोह के माध्यम से अनेक अल्पज्ञात तथ्य दर्शकों तक, सुधी श्रोताओं तक तथा अन्यान्य चिंतकों एवं अकादमिक लोगों के पास पहुंचेंगे, जिससे संस्कृत भाषा की दशा और दिशा के निर्धारण में महत्वपूर्ण लाभ उपस्थित होगा। संस्कृत दिवस, हम इस शब्द को बार बार सुनते हैं और प्रायः वर्ष में एक बार यदा कदा संस्कृत दिवस की चर्चा होती है, लेकिन संस्कृत दिवस मनाने वाले और संस्कृत दिवस का हिस्सा बनने वाले लोगों में भी प्रायः बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते कि वास्तव में संस्कृत दिवस है क्या, इसका सुदीर्घ इतिहास क्या है, यह कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, यह क्यों ज़रूरत आ पड़ी कि संस्कृत दिवस को मनाया जाए। इसको लेकर के अपन कुछ प्रारंभिक चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा का इतिहास हम सभी लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे पुराना है, सबसे पुरातन है। और यह जो प्राचीन भाषा संस्कृत है, वह इसलिए पुरातन कही जाती है क्योंकि तथ्यों और तर्कों के आधार पर संस्कृत भाषा सबसे पुरातन भाषा बैठती है। और 2006-07 में जब यूनेस्को ने इसकी घोषणा करी कि मानव इतिहास का लिखित जीवित दस्तावेज ऋग्वेद की वे चंद पांडुलिपियां हैं जो भंडारकर रिसर्च ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के पास है, तब तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में यह हल्ला मच गया कि संस्कृत भाषा न केवल भारत की, न भारत के किसी क्षेत्र विशेष की, न केवल एशिया की, वरन पूरे विश्व की सबसे पुरातन भाषा है। इस भाषा को बढ़ाने को लेकर कुछ योजनाएं तैयार की जाए, इस भाषा के अध्येताओं की संख्या को बढ़ाया जाए, इस पर काम प्रारंभ हुआ। हम सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत दिवस के साथ एक अनूठा संयोग हो रहा है, और वह संयोग है आज़ादी का 74वां वर्ष पूरा करके हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव और संस्कृत दिवस, यह दोनों का दुर्लभ संयोग इस वर्ष में हो रहा है। अतः मैं यह प्रयास करना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 के बाद में संस्कृत के लिए क्या काम हुए, इसको प्रमोट करने के लिए क्या काम हुए, उस पर मैं कुछ चर्चा करूंगा, और हो सकता है वह चर्चा आप सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी हो। आज़ादी के बाद देश को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त करने के लिए एक संविधान का निर्माण हुआ। हम सभी लोग जानते हैं वह संविधान हम भारतीयों की आत्मा है, और उस संविधान में प्रायः अनेक अनुच्छेद हैं। मैं आपको अनुच्छेद 351 की तरफ ले चलता हूं, जहां पर हमारे संविधान शिल्पियों ने इस बात का निर्देश किया है, आदेश दिया है कि भारत की राजभाषा हिंदी को संस्कृत भाषा से जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण किया जाए, जिससे भारत और भारत की जनता, भारत का साहित्य, भारत के लोग किसी विदेशी भाषा की दासता को नहीं ढोएं। यह बात संविधान में लिखी हुई है, जिसे अनुच्छेद 351 में पढ़ा जा सकता है। अब जब अपन ये बात करते हैं कि
संस्कृत दिवस और संस्कृत का कैसे एक संयोग है, कैसे एक समूह बना, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमीशन का गठन किया, एक आयोग बनाया। यह आयोग 1956-1957 अर्थात आज़ादी के 10 वर्ष बाद ही बन गया था और यह कहलाता है प्रथम संस्कृत आयोग। ये जानने की बात है कि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे सुख्यात भाषा शास्त्री, जाने माने लिंग्विस्ट, जिनको पूरे विश्व में आज भी जाना जाता है, सुनीति कुमार चटर्जी, जो मूलतः बंगाल के थे और 13 भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन भाषाओं को लिपियों और साहित्य के साथ सुनीति कुमार चटर्जी लिखते थे। उन्हें आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस आयोग का अध्यक्ष बनाया और उस आयोग में जो सदस्य थे उन सदस्यों के नाम स्मरण मात्र से शरीर रोमांचित होने लगता है कि कैसे कैसे लोगों ने संस्कृत के भाषा भागीरथी के प्रवाह को समुद्रायित करने के लिए किस प्रकार से अनोखा कार्य किया, जिसमें आचार्य विश्वबंधु शास्त्री, RN दांडेकर, V राघवन जैसे बड़े बड़े नाम हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1958 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट प्रकाशित है और इस रिपोर्ट का प्रकाशन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से हुआ है और वहाँ से यह आज भी उपलब्ध है। मित्रों, एक बात बहुत काम की है कि इस रिपोर्ट में 2 तरीके के संस्कृत अध्ययन को बढ़ाने की बातें की गई। कदाचित हमारी जो 22 भाषाएं संविधान में स्वीकृत हैं उनमें संस्कृत ही इकलौती ऐसी भाषा है जिसके अध्ययन की 2 विधाएं हैं, एक आधुनिक अध्ययन पद्धति और एक पुरातन पारंपरिक अध्ययन पद्धति। आधुनिक अध्ययन पद्धति उन विश्वविद्यालयों में है जहां पर BA और MA की डिग्री संस्कृत विषय में दी जाती है, लेकिन जो पारंपरिक संस्कृत अध्ययन की पद्धति है वह शास्त्री और आचार्य परीक्षाओं को साथ लेकर के चलती है। ध्यान दीजिए कि इस आयोग ने भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि संस्कृत के अध्ययन के पारंपरिक स्वरूप का विस्तार किया जाए। देश में भारत सरकार संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना करे। न केवल भारत सरकार वरन इस आयोग ने भारत गणराज्य के, भारत संघ के तमाम राज्यों को यह निर्देश दिया, सलाह दी कि वे अपने अपने राज्य में संस्कृत भाषा के पारंपरिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना करें। इसका सुखद परिणाम 1961 में तब प्राप्त हुआ, रिपोर्ट देने के 2-3 वर्ष बाद में ही, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला संस्कृत विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश तिरुपति में खोला, जिसे आज तक हम लोग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित किया, जिसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। यह 1965 की बात है। जिस संस्कृत शिक्षण संस्थान को उनके देहावसान के बाद उन्हीं के नाम से कर दिया गया और आज वह शैक्षणिक संस्था श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। लेकिन इन 2 संस्थाओं की स्थापना के बाद में भी भारत सरकार के द्वारा संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को बढ़ाने का क्रम रुका नहीं, बल्कि 1970 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी तो दिल्ली में एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो कि केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, उसकी स्थापना की गई और दिल्ली में वह एक नोडल एजेंसी बनाया गया कि किस तरह से भारत सरकार के द्वारा निर्देशानुसार वह केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्कृत भाषा को चारों ओर फैलाए। और उसका यह एक बड़ा सुखद आश्चर्य है मेरे लिए कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के 13 विभिन्न प्रांतों में 13 परिसर, 13 कैंपस स्थापित हैं, जिनमें हजारों बच्चे आज भी संस्कृत पढ़ रहे हैं। बहुत सुखद है कि उस राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का एक केंद्र
जयपुर के त्रिवेणी नगर में भी स्थापित है, जम्मू में है, भोपाल, लखनऊ, मुंबई इत्यादि चारों तरफ संस्कृत के उस केंद्र की स्थापना इसलिए की गई कि पारंपरिक संस्कृत कमज़ोर नहीं पड़े और उसको पढ़ने वाले छात्रों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध होती रहे। यह तो बात हुई प्रथम संस्कृत आयोग की। मैं आपको एक दूसरी तरफ और ले चलना चाहता हूं। जब श्री राजीव गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब 1987 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई, जिससे संस्कृत के अलावा यदि कोई वेद वांग्मय का अध्ययन करना चाहता हो, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहता हो, वेदों में अनुसंधान शोध करना चाहता हो, उसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1987 में हुई। मैं आपको 1970 के थोड़ा नज़दीक ले चलता हूं, जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय 1970 से पहले एक बहुत बड़े विद्वान हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री थे और उनका नाम था डॉक्टर VKRV राव। वे दाक्षिणात्य थे, विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे। इंदिरा जी ने उनको देश में बुला करके शिक्षा मंत्री बनाया था और VKRV राव भारतीय परंपरा के संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान थे। इसका यह परिणाम हुआ कि डॉक्टर कर्ण सिंह जी और डॉक्टर सरोजनी महिषी ने जो सुझाव भारत सरकार को दिए थे, जिसमें कर्ण सिंह जी की बहुत ज़बरदस्त भूमिका है, मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं, जो कि जम्मू के राजवंश परंपरा के उत्तराधिकारी थे। 14 सितंबर को जिस तरह से हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृत दिवस मनाने की एक परंपरा डाली जाए। यह बात कागज में चली और कागज से जब निकल कर के बाहर आई तो उसका जो एक मूर्त स्वरूप प्रकट हुआ वह 1969 में पहली बार प्रकट हुआ, जब भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया और तमाम राज्य सरकारों को VKRV राव, जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने पत्र लिखा कि समस्त राज्य सरकारें भारत सरकार की इस सलाह को मानते हुए अपने राज्य में संस्कृत शिक्षा, संस्कृत भाषा, संस्कृत में लिखे साहित्य, संस्कृत में निहित ज्ञान, विज्ञान, कला को बढ़ाने के लिए, आम लोगों को उससे जोड़ने के लिए एक दिन संस्कृत दिवस के रूप में मनाए। लेकिन ये दूसरी बात थी कि संस्कृत दिवस के लिए किस दिन को निर्धारित किया जाए। चूँकि VKRV राव भारतीय परंपरा के उद्भट विद्वान थे, अतः उन्होंने संस्कृत दिवस के लिए श्रावणी पूर्णिमा के दिन का चुनाव किया। श्रावणी पूर्णिमा के ही दिन को चुनने के पीछे जो उनका तर्क था, वह तत्कालीन पत्र में उन्हीं के द्वारा लिखित है, जिसमें मनुस्मृति का एक श्लोक है। यह श्लोक है, श्रावण्याम प्रोष्ठपद्याम वा उपाकृत्य यथाविधि युक्तश्छंदांस्य धीयेत मासान विप्रोर्ध पंचमान। देखिए, इस श्लोक का तात्पर्य है कि यह जो श्रावणी पूर्णिमा है, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास के अंतिम दिवस पे मनाई जाती है, इस श्रावणी पूर्णिमा को उपाकर्म वेदाध्ययन करने की एक अनादि परंपरा भारत देश में रही है। यह परंपरा रुके नहीं, यह परंपरा अनवरत चलती रहे। इस हेतु VKRV राव जी ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन को ही संस्कृत दिवस के रूप में मनाने का सरकारी परिपत्र जारी किया। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ एक बात आपको, भारत सरकार और राज्य सरकारों के जितने भी पर्व हैं, कदाचित उनमें संस्कृत दिवस ही एकमात्र ऐसा सरकारी पर्व है जो भारतीय पंचांग की तिथि के अनुसार मनाया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नहीं। अतः वास्तव में यह जो श्रावणी पूर्णिमा का दिन है, वह एक दिन है, लेकिन उसमें 3 पर्व हैं, श्रावणी, रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं कि संस्कृत दिवस की परंपरा प्रारंभ हुई और यह परंपरा इस रूप में पूरे देश में फैली कि आज प्रायः राज्य सरकारों के द्वारा और भारत शासन के द्वारा तो संस्कृत दिवस मनाया ही जाता है। संस्कृत के विद्वानों को सम्मानित करने का क्रम प्रारंभ हुआ और आज भी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिन संस्कृत विद्वानों को सम्मानित करते हैं, जिनकी संख्या प्रायः 15 है, तथा 5 युवाओं को बादरायण पुरस्कार प्रदान करते हैं, उनकी घोषणा संस्कृत दिवस के आसपास ही की जाती है। यह हमेशा से है।
एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहता हूँ कि संस्कृत दिवस कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको 1994 में ले चलता हूँ, जब पीवी नरसिम्हा राव जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। 1994 में 21 अगस्त को संस्कृत दिवस था, और यह हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि 21 अगस्त 1994 से ही दूरदर्शन पर 5 मिनट का संस्कृत समाचार प्रसारण प्रारंभ हुआ, जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और उस पहले बुलेटिन को आवाज़ दी थी जाने माने संस्कृत समाचार वाचक डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी ने। मैं आपको थोड़ा सा और इधर उधर ले चलता हूँ। मैं राजस्थान की भी बात करूँगा ताकि आप तक ये बातें पहुँचे कि किस तरह से शासन ने आज़ादी के बाद संस्कृत को उठाने का काम किया है। लेकिन इसके पहले एक बात मैं आपको आकाशवाणी की तरफ ले चलना चाहता हूँ। आकाशवाणी जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी से प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल 2 बार न्यूज बुलेटिन संस्कृत में प्रसारित हो रहे हैं। प्रातःकाल का समय है 6:55 जब हम लोग समाचार सुनते हैं संस्कृत के, और सायंकाल 6:10 जब हम लोग संस्कृत के समाचार सुनते हैं। मौजूदा सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि जो 5 मिनट के न्यूज बुलेटिन थे उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा करके 10 मिनट कर दिया गया है, और संस्कृत के समाचार जो 1974 से 2016 तक 5 मिनट की अवधि के आ रहे थे, वे अब 10 मिनट के लिए आकाशवाणी से प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा दूरदर्शन से प्रति सप्ताह एक विशिष्ट कार्यक्रम का प्रसारण और किया जा रहा है। वह कार्यक्रम है वार्तावली, जो एक विशिष्ट कार्यक्रम है, और डीडी न्यूज़ चैनल के ऊपर हफ्ते में एक बार उसका प्रसारण होता है, जिसमें किसी विद्वान को बुला करके संस्कृत के भविष्य वर्तमान को लेकर के चर्चा की जाती है। संस्कृत में रचना धर्मिता रचनात्मकता को लेकर के बात की जाती है। इन सब के अलावा मैं एक बात आपके सामने और निवेदन करना चाहता हूँ कि संस्कृत को लेकर के राजस्थान मुझे लगता है कि सर्वाधिक उर्वरा भूमि के रूप में विख्यात रहा है। देश की आज़ादी के मात्र 10 वर्ष बाद में ही श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य था जिसने सामान्य शिक्षा से संस्कृत को अलग करके स्वतंत्र संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना कर दी थी। उसी रूप में 1980 में श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी जब मुख्यमंत्री थे, तो राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष जाने माने संस्कृत विद्वान पद्मश्री से विभूषित श्री मंडन मिश्र जी थे। 2 सितंबर 1998 यह बहुत काम की और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, जिस दिन राजस्थान की विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत जी ने राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 प्रस्तुत किया था, और राजस्थान में एक स्वतंत्र संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। उसी पे जब हम आगे चलते हैं तो श्री अशोक गहलोत जी ने 6 फरवरी सन 2001 को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय को विधिवत प्रारंभ करने का सरकारी आदेश जारी किया। और यह प्रसन्नता की बात है कि फरवरी 2001 से फरवरी 2021 में 2 दशक पूरा कर चुका यह संस्कृत विश्वविद्यालय सतत देव भाषा के संरक्षण, उसमें अनुसंधान और उसके विवर्धन के लिए प्रयत्नशील है। और इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे वे ही जो राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे, पद्मश्री डॉक्टर मंडन मिश्र जी। वहाँ पर बड़े विद्वान कुलपति हुए, यथा प्रोफेसर केवी रामकृष्णमाचार्युलु जी, प्रोफेसर रामानुज देवनाथन जी तथा अभी डॉक्टर अनुला मौर्य जी। वहाँ पर उस संस्कृत भाषा के विकास को और भी अधिक गति से प्रवाहित करने के लिए यह विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है कि देश और प्रदेश दोनों ही जगह संस्कृत भाषा को लेकर के उसके प्रोत्साहन के लिए काम हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आम लोगों के बीच जो यह धारणा है कि संस्कृत पूजा पाठ कर्मकांड या तीर्थ पुरोहितों की भाषा है, वास्तव में संस्कृत भाषा जहाँ कर्मकांड से जुड़ती है वह उसमें लिखे गए साहित्य का 100वां भाग भी नहीं है। संस्कृत तो ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, आयुर्वेद, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या की भाषा है, और यह भाषा संस्कृत को एक अमर भाषा बनाती है, एक अमृत भाषा बनाती है, एक जीवंत भाषा बनाती है, एक दीर्घजीवी भाषा बनाती है। क्योंकि संस्कृत के पास रामायण है, महाभारत है,
गीता है, भागवत है, कालिदास है, भवभूति है, चित्रकला है, शिल्पकला है। कौन सी कला है जो संस्कृत के पास नहीं है? विश्व इतिहास में जब भी मानवता के श्रेष्ठ प्रतिमान की चर्चा होती है तो हम लोग लपक करके रामायण की चर्चा करते हैं। राम और कृष्ण संस्कृत में गूंथे गए हैं। राम और कृष्ण संस्कृत से भारतीय भाषाओं में उतरे हैं। मैं आचार्य कुबेरनाथ राय के उस वाक्य को दोहराता हूँ जिसमें आचार्य कुबेरनाथ राय ने लिखा था, संस्कृत हिमालय है, और जब संस्कृत का हिमालय पिघलता है तो भारतीय भाषा की नदियों में पानी आता है, जिससे वे नदियाँ प्रवाहित होती हैं और जीती हैं और भारत की आम जनता को जीवन प्रदान करती है। मैं इस बात को यहाँ कह के समाप्त करना चाहता हूँ कि संस्कृत केवल आने जाने वाली भाषा मात्र नहीं, संस्कृत केवल साहित्य नहीं, संस्कृत भारत है, संस्कृत भारत की आत्मा है, संस्कृत प्रत्येक भारतीय के भीतर बसी एक ऐसी संजीवनी है जो उसे अमृत प्रदान करती है। इसीलिए जब भी भारत सरकार की बात होती है, जब भी भारत शासन की बात होती है, तो उस भारत सरकार का प्रतीक संस्कृत का वह अमर वाक्य होता है जो मुंडकोपनिषद से संगृहीत है, सत्यमेव जयते। संस्कृत सत्यमेव जयते को प्रतिष्ठित करने वाली भाषा है जो किसी भी जाति, धर्म, वर्ण या लिंग से संबंधित नहीं है। संस्कृत दिवस हम लोगों को यह प्रेरणा देता है कि हम संस्कृत भाषा के माध्यम से उस अनादि व अनंत ज्ञान की धारा को सदा आम लोगों तक प्रवाहित करने का प्रयास करें, जिसे कभी हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, पुरखों ने, कवियों ने, संतों ने देखा था और उस अमर ज्ञान को संस्कृत भाषा में निबद्ध किया था। धन्यवाद, नमस्कार।